वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल सरस्वती ट्यूशन एकेडमी में। स्टूडेंट देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 6 केमिस्ट्री का, और इससे प्रीवियस मैंने हर एक चैप्टर पर वीडियोस बनाई है, आप प्लीज उसे वॉच जरूर कीजिएगा। अब देखिए, अब हम देखेंगे इस चैप्टर में जो कि है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहले चैप्टर में समझाता क्या है स्टूडेंट, वो समझ लीजिए। तो देखिए, ये याद रखिएगा स्टूडेंट कि ऑल मटेरियल फाउंड ऑफ अर्थ आर मेड अप ऑफ केमिकल एलिमेंट। देखिए, जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से मिल रहा है ना स्टूडेंट, वो सब के सब याद रखिए मेन सोर्स क्या है। मोस्ट एलिमेंट फाउंड ऑन द अर्थ आर मेटल्स और एंड सम ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। जो भी चीजें हमें अर्थ से मिल रही है स्टूडेंट, उनमें से कुछ मेटल्स है और कुछ क्या है स्टूडेंट, हमारी नॉन मेटल्स है। मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, टीन, लेड, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, ये तो हमारी मेटल्स होती हैं। नॉन मेटल्स में आती है आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है। ये सब के सब हमें कहाँ फाउंड होते हैं स्टूडेंट, अर्थ में। अब देखिए स्टूडेंट, ये चीज तो हम समझते हैं कि अर्थ से हमें मेटल नॉन मेटल मिलते हैं, लेकिन हम उनको क्या प्योर फॉर्म में ले लेते हैं डायरेक्टली? नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि कई तरह के कॉम्बिनेशन में हमें मिलते हैं, ठीक है। वो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, सम एलिमेंट्स अकर इन द फ्री स्टेट लाइक अ गोल्ड, ठीक है स्टूडेंट, सिल्वर, ये हमें किस फॉर्म में मिलते हैं स्टूडेंट? फ्री फॉर्म में मिलते हैं। कॉपर, प्लेटिनम, नोबल गैसेस, ठीक है, ये हमें स्टूडेंट फ्री स्टेट में मिलती है, ये भी याद रखिएगा आप। लेकिन कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं स्टूडेंट जो हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, उनके साथ कंबाइंड स्टेट में होता है स्टूडेंट ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, हैलाइड, सिलिकेट, इस तरह की इंप्योरिटी होती है। तो बस आज हम डिस्कस करेंगे कि इस तरह की इंप्योरिटी को कैसे हटाया जाए, ठीक है ना स्टूडेंट। तो बस आज का जो हमारे टॉपिक है ये इसी बेस पे बना हुआ है कि इस जो चैप्टर है इसमें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगी, कुछ मिनरल्स ओर के बारे में आएंगे, वोलेटाइल एलिमेंट्स के बारे में आएंगे, ठीक है। नेटिव स्टेट में आपको बताऊंगा, गैंग्यू में आपको बताऊंगा किसे कहते हैं, प्योरिफिकेशन करने के मेथड में आपको सिखाऊंगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सबसे फर्स्ट टॉपिक जो कि है मिनरल्स। तो स्टूडेंट, जहां तक मुझे लगता है क्लास 9 से आपने वर्ड सुना, हो सकता है इसे भी छोटी क्लासेस से आपने सुनना स्टार्ट कर देगी मिनरल्स। देखिए, जो भी हमें नेचुरली मिल रहा है, ठीक है ना, अर्थ क्रस्ट से जो भी चीज हमें मिल रही है, माइनिंग से जो हमें चीजें मिल रही हैं, ठीक है, जब हम अर्थ क्रस्ट को माइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां से हमें कुछ इंप्योरिटी के साथ मिलती चीजें, उसी को हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट से जो भी चीज आप निकाल रहे हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स। इसका कोई भी प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। जो भी चीज अर्थ क्रस्ट से निकली है, ठीक है, चाहे वो इंप्योरिटी के साथ ही है, ठीक है, बस जो नेचुरल से हमें अकर हो रही है, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो हमें नेचर से मिल रहा है, उसी को हम स्टूडेंट बोलते हैं मिनरल्स। तो देखिए, थोड़ी सी थ्योरेटिकल डेफिनेशंस लिख देता हूं ताकि आप बाद में पढ़ें तो आपको समझ में आ जाए। द नेचुरली occurring chemical substance in the earth's crust which are obtained by mining are known as minerals। अब देखिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको लिखा दिया है, आप इसे पढ़िएगा। द नेचुरली अकरिंग केमिकल सब्सटेंस इन द अर्थ क्रस्ट विच आर obtained बाय माइनिंग आर नोन एज मिनरल्स। जो हमें कहां से मिलती हो, जब अर्थ क्रस्ट से हमें मिलती है, जो कि नेचुरली सब्सटेंस है, ठीक है, उसमें भी कुछ तरह का कोई फिल्टर नहीं किया, कोई चेंजेस आपने नहीं किया है, ठीक है ना। सेकंड अब हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, वो है हमारा ओर। अब ओर क्या होते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए स्टूडेंट, ये याद रखिएगा, जो भी चीज आप अर्थ क्रस्ट से निकाल रहे हैं डेफिनेटली वही चीज आपकी मिनरल्स है। लेकिन देखिए स्टूडेंट, आप उसे क्यों कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं? ताकि आपको मेटल्स मिल सके, है ना। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा स्टूडेंट कि जो भी आपने अर्थ क्रस्ट से निकाला वो उससे आपको बेनिफिट ही हो। तो जब भी आप अर्थ क्रस्ट से कोई भी मिनरल्स निकाल रहे हैं स्टूडेंट, अगर उसको प्योर करना प्रॉफिट है या फिर इकोनॉमी को ग्रोथ करवाता है, आपके लिए बेनिफिट है किसी भी तरीके से, तो हम उसे तब और बोल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप कि जो भी आप अर्थ क्रस्ट से जो मिनरल्स निकाल रहे हैं ना स्टूडेंट, उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी होनी चाहिए उस एलिमेंट की जो आपको चाहिए, ठीक है, या फिर उस मेटल की। सपोज हमने अर्थ क्रस्ट से 10 kg का कोई नेचुरल सब्सटेंस निकाला, ठीक है, कोई केमिकल सब्सटेंस है जो कि नेचुरली हमें अर्थ क्रस्ट से मिला 10 kg का है, उसमें 7 kg आयरन है, ठीक है, 3 kg उसमें इंप्योरिटी है। तो मुझे पता है कि जो 3 kg की इंप्योरिटी है उसको हटाने के लिए, मुझे उसे क्लीन करने के लिए 20 रुपए का चार्जेस लग रहा है,
ठीक है, बाकी मुझे 7 kg जो है वो आयरन मिल रहा है। तो ये मेरे को लगता है कि काफी प्रॉफिटली मेरे लिए होगा या इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल है। तो हम उसको ये बोल सकते हैं स्टूडेंट कि यस इट इज अ ओर, ठीक है। लेकिन अगर हमने अर्थ क्रस्ट से कुछ केमिकल सब्सटेंस निकाला 10 kg का और उसमें 200 ग्राम आयरन है और बाकी टोटल 10 kg तक उसमें इम्प्योरिटी है, यानी कि 9800 ग्राम इतनी उसमें इम्प्योरिटी है। अब होगा स्टूडेंट क्या आप उसे प्योर करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि जितना खर्चा उसको प्योर करने में आएगा उससे दुगना का तो जितने का आपको मेटल मिलेगा, आयरन मिलेगा, उससे ज्यादा तो उसमें खर्चा हो चुका होगा। तो इसलिए आप उसको प्योर नहीं करेंगे। तो आप ये याद रखिए कि आप सारे मिनरल्स को प्योर नहीं करते हैं, आप केवल उन्हीं मिनरल्स को प्योर करेंगे जिससे आपको बेनिफिट होता हो, ठीक है, प्रॉफिट होता हो, ठीक है ना। तो उसी को आप क्या बोलते हैं? फिर ओर बोलते हैं। तो जिस मिनरल्स को मैं प्योर करूंगा, ओर में प्योर करूंगा ताकि मुझे मेटल्स मिल सके, प्योर मिल सके थोड़ा, उसी को हम ओर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो हम लिखेंगे क्या इसमें? द रॉक या फिर रॉकी मटेरियल्स विच कंटेन sufficient quantity of minerals show that the metal can be extract by profitable, ठीक है, are known as ore। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में जरूर आया होगा कि और हम किससे बोलेंगे। तो जो भी हमें अर्थ क्रस्ट से मिला है, अगर उसे प्योर करने में हमें कोई ना कोई भी बेनिफिट है तो हम उसे स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं? और बोल सकते हैं, नहीं तो हम उसे और क्वांटिटी में नहीं लेके आएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चलिए इसके बाद हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस और टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं इस टाइम, ठीक है स्टूडेंट, तब हम इस चैप्टर में डीप में जाएंगे, ठीक है। अभी हमें पहले बेसिक कैरेक्टर्स पता होना चाहिए। अब हम आ जाते हैं वॉलेटाइल एलिमेंट में। अब देखिए वॉलेटाइल एलिमेंट क्या है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है। वॉलेटाइल वो होते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा, ऐसे सब्सटेंस जो बहुत इजीली वेपर फॉर्म में टर्न हो जाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। तो उसी को हम बोलते हैं वॉलेटाइल, याद रखिएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट है डेफिनेटली जिसको आप किस में टर्न कर सकते हैं? वेपर फॉर्म में टर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच कैन इजिली चेंज इनटू वेपर फॉर्म, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, द सब्सटेंस विच कैन easily change into vapor form, ठीक है, वेपर फॉर्म। तो बस उसी को याद रखिएगा, वेपर फॉर्म भी हो सकती है, वेपर और कंपाउंड भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखो, और फॉर्म ऑफ कंपाउंड, ठीक है स्टूडेंट, फॉर्म कंपाउंड विच आर वॉलेटाइल। देखिए स्टूडेंट आपको यहां पे आई होप साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहां पे मैं लिख देता हूं विच आर वॉलेटाइल अंडर द कंडीशन, है ना। कंडीशन का मतलब उनको वो पहले टेम्परेचर प्रोवाइड जरूर करा दिया जाए जिसमें वो वेपर फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है ना, कंडीशंस। तो आई होप स्टूडेंट आप समझ रहे होंगे यहां तक कि वॉलेटाइल एलिमेंट कौन होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूं। इसके एग्जांपल्स हैं स्टूडेंट, जनरल एग्जांपल जो इसके होते हैं स्टूडेंट, वो है कार्बन, इसका एग्जांपल में आ जाएगा आपका मरकरी, इसका एग्जांपल में आ जाएगा आपका पीबी, जिंक एटसेट्रा। याद रखिए ये सब के सब वॉलेटाइल मेटल्स होते हैं, है ना। आप इसको इजिली किसमें टर्न कर सकते हैं स्टूडेंट? आप इसको इजिली टर्न कर सकते हैं वॉलेटाइल एलिमेंट की फॉर्म में। यहां पे जो मैंने लिखा है कि विच आर वॉलेटाइल अंडर द कंडीशन प्रिवलिंग एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन ऑफ द अर्थ,
यानी कि जब भी आप उसको कंडेंसेशन प्रोसेस करना चाहेंगे उसके बाद ये एलिमेंट होंगे वो वोलेटाइल फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है ना। या फिर इतने भी डेफिनेशंस को आप लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। वैसे जो मेन लैंग्वेज आपको लिखनी है वो यहां से, द सब्सटेंस विच कैन इजिली चेंज इनटू द वेपर फॉर्म, बस यहां तक, वेपर तक, ठीक है। ये मेन लैंग्वेज है, यहां तक वोलेटाइल एलिमेंट वो होते हैं द सब्सटेंस विच कैन इजिली चेंज इनटू वेपर, यहां तक लिख सकते हैं आप, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जांपल आपके पास मैंने आप तक दे दिए, ठीक है ना। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल। तो जब वोलेटाइल वो होते हैं जो वेपर फॉर्म में टर्न हो जाते हैं, तो नॉन वोलेटाइल वो होते होंगे जो वेपर फॉर्म में टर्न नहीं होते होंगे, है ना स्टूडेंट। तो अब हम देखेंगे नॉन वोलेटाइल एलिमेंट। तो देखिए स्टूडेंट और समझने की कोशिश कीजिएगा कि दोज एलिमेंट्स which do not vaporize easily are non-volatile। स्टूडेंट जो मेटल्स आपके, जो एलिमेंट आपके डायरेक्टली वेपर फॉर्म में नहीं आ सकते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल एलिमेंट, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे हमारे पास, आयरन नॉन वोलेटाइल होता है, ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा है। कोबाल्ट हो गया, निकिल हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है स्टूडेंट। ये सारे के एग्जाम्पल हैं किसके, कैल्शियम तक, ठीक है ना। ये सब नॉन वोलेटाइल एलिमेंट के एग्जाम्पल है। ये वोलेटाइल फॉर्म में यानी कि ये वेपर फॉर्म में टर्न नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, वो है हमारा नेटिव स्टेट। देखिए चैप्टर काफी थ्योरेटिकल ही है, लेकिन आपको एक एक चीजें पता होनी चाहिए कि आपका केमिस्ट्री की जो बेसिक चीजें हैं उसको क्लियर कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। अब नेटिव का मतलब होता है, नेटिव को फ्री भी बोला जाता है स्टूडेंट, ठीक है। नेटिव को क्या भी बोला जाता है, फ्री स्टेट। तो जब आपने अर्थ क्रस्ट किया तो आपको जो प्योर फॉर्म में मिलेगा, जिसके साथ तो इंप्योरिटी है ही नहीं, ठीक है ना। तो यहां पे मैं लैंग्वेज लिख देता हूं, दोज एलिमेंट्स which are less reactive occur in free state और native state। देखिए स्टूडेंट यहां पे ध्यान से समझिएगा कि दोज एलिमेंट विच आर लेस रिएक्टिव अकर। देखिए उसका रीजन ये है, वो फ्री स्टेट में कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि वो कैसे हैं, वे कैसे एलिमेंट हैं, वे है लेस रिएक्टिव, वो किसी रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जब वो किसी रिएक्शन, आपने देखा होगा कि जैसे वुमेन लेडीज वगैरह क्या करती है स्टूडेंट, गोल्ड की ज्वेलरी वो करती है ना, पहनती हैं। तो आपने देखा होगा कि मतलब एयरली टू 5, 6, 10 ईयर तक उनके अगर इयरिंग वगैरह पहन रखी है, नोज रिंग वगैरह पहन रखी है, तो उसको कुछ इफेक्टिव पड़ता है। रीजन क्या है, रीजन ये है स्टूडेंट, क्योंकि गोल्ड जो होता है वो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है ना। अब लेकिन अगर इसकी जगह हम कुछ और चीजें पहनने शुरू कर दे, जैसे हम लोहे का, आयरन का अगर हम लेके कोई कड़ा बनाए तो उसमें हम देखेंगे रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5 महीने तक वो सही चलेगा, उसके बाद उसमें या तो धीरे धीरे रस्टिंग स्टार्ट ही हो जाएगी जब से आपने उसे पहनना स्टार्ट किया है। तो रीजन ये होता है क्योंकि जो आयरन है स्टूडेंट वो आपका रिएक्टिव होता है, और अगर वो रिएक्टिव है तो स्टूडेंट वो ज्यादा आपको मिनरल्स की फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन जो ये नेटिव स्टेट में मिलने वाले एलिमेंट होते हैं, याद रखिए क्योंकि वो लेस रिएक्टिव होते हैं, इसलिए किसी रिएक्शन कर ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो आपको बिल्कुल प्योर फॉर्म में और फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा स्टूडेंट गोल्ड, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल इसका गोल्ड है। फिर सिल्वर भी आता है, ठीक है, कॉपर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, प्लेटिनम यहाँ पे आ जाता है। ये सब आपको कैसे मिलते हैं स्टूडेंट, फ्री स्टेट में। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोबल गैसेस भी जो होती है वो भी फ्री स्टेट में आती है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, नोबल गैसेस, ठीक है ना। नोबल गैसेस को हम ग्रुप 18 की गैसेस भी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, भले ये चैप्टर की इंट्रोडक्शन है लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास गैंग्यू, ठीक है। देखिए आपने सोचा, आपने अर्थ क्रस्ट किया कि मेरे को आयरन चाहिए, अर्थ क्रस्ट से मुझे आयरन निकालना है, ठीक है। आपको किस तरीके से डिटेक्ट करके आपने मेटल डिटेक्टर से निकाल लिया कि यहाँ पे आयरन है। लेकिन आप सोचिए स्टूडेंट, क्योंकि आयरन तो होता है हाई रिएक्टिव, है ना, वो रिएक्टिव एलिमेंट है, और रिएक्टिव एलिमेंट है तो अगर वो किसी के साथ रिएक्शन करेगा स्टूडेंट, तो क्या वो फ्री स्टेट में होगा, नहीं, उसके साथ अनडिजायरेबल मटेरियल होगा जो आपको चाहिए ही नहीं,
है ना स्टूडेंट, कुछ ऐसी इंप्योरिटी जो आपको चाहिए ही नहीं। तो बस ऐसे मटेरियल जो आपको नीड, जिसकी आपको नीड ही नहीं है, जो प्रेजेंट होना ही बेकार है आपके लिए, ठीक है ना। तो देखिए कि गैंग्यू होता क्या है, द अनडिजायरेबल मटेरियल प्रेजेंट इन ओर एज नोन एज गैंग्यू, ठीक है ना। कुछ ऐसी इंप्योरिटी जो कि हमारे मेटल्स में है, केमिकल सब्सटेंस में, बट वो हमें उसकी नीड नहीं है, वो इंप्योरिटी है हमारे लिए, तो हम उसे क्या बोलेंगे स्टूडेंट, गैंग्यू, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड गैंग्यू क्या होता है, ठीक है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन क्या होता है स्टूडेंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ टू कंपाउंड। देखिए जब आप अर्थ क्रस्ट से कोई भी चीज निकालेंगे, हो सकता है उसमें मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस हो। अब मैं चाहता हूं कि वो प्योर हो जाए, ठीक है। अर्थ क्रस्ट हमने करी, हमें मिनरल्स मिला, हमने उसको प्योर किया, और बनाया। अब और को और ज्यादा प्योर करना है, क्योंकि उसमें मैंने कहा ना गैंग्यू यानी कि इंप्योरिटी हो सकती है। अब आप उसको प्योर करना चाहते हैं, और को और ज्यादा प्योर करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिएगा कोई भी प्रोसीजर चलाने से पहले आपको उसका बेस्ड बताना चाहिए, ये किस पे बेस्ड है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल लैंग्वेज लिख देता हूं कि दिस मैथड इज बेस्ड ऑन magnetic and non-magnetic property, ठीक है स्टूडेंट, ऑफ टू कंपाउंड, ठीक है ना स्टूडेंट, ऑफ और वो कौन से हो सकते हैं, प्योर और इम्प्योर, प्योर एंड इम्प्योर, ठीक है स्टूडेंट। ये याद रखिएगा कि मैग्नेटिक सेपरेशन किस पे डिपेंड करती है, जब आपका एक प्योर और एक उसमें इम्प्योरिटी इम्प्योर हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सेपरेशन प्रॉपर्टी होनी चाहिए इसके अंदर। देखिए अब मैं आपको एक बार फिर से डिटेल में इसका फिगर के साथ समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने बनाए 2 रोलर, ठीक है स्टूडेंट। आगे वाला जो फ्रंट वाला होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा वो मैग्नेटिक रोलर होना चाहिए, ठीक है। ये इसको हम थोड़ा सा शेडिंग कर देते हैं। ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट हमारा मैग्नेटिक रोलर, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए इसके ऊपर आपने लगानी है रोलर बेल्ट, जो कि यहां से रोटेट करता हुआ लाएगा इसको, और ये हो गया स्टूडेंट रोलर बेल्ट, ठीक है। यहाँ पे हम रख देते हैं हॉपर। ये स्टूडेंट हमारा है हॉपर। हॉपर में क्या होता है स्टूडेंट, हॉपर में जितनी भी इम्प्योर आपका ओर है उसको हम यहाँ पे हॉपर में डाल देते हैं, ठीक है, पाउडर शेप में बना के, ठीक है। अब क्या होगा, वो ये रोलर बेल्ट देख रहे हैं आप, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट रोलर बेल्ट, रोलर ये बेल्ट है, ठीक है। अब रोलर बेल्ट यहां से रोटेट, इसको रोटेट करेगी, रोलर बेल्ट यहां से घूमती रहेगी। ये मैग्नेटिक रोलर है, ठीक है, ये हो गई रोलर बेल्ट। अब होता क्या है स्टूडेंट, जितनी भी आपकी इम्प्योरिटी है और जो और आपका है, सबसे पहले वो रोलर बेल्ट में आके गिरेंगे यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट। वो यहाँ पे आके गिरेंगे इसमें, और यहाँ से वो इसके साथ ट्रेवल होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। इसका काम है घुमाने का, केवल रोटेट करवाने का, ठीक है। अब होगा क्या, देखिए स्टूडेंट, जो कि इम्प्योर नॉन मैग्नेटिक नेचर के हैं, वो तो यहां से सीधा न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करेंगे मोशन में, तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, और वो इधर गिर जाएंगे एक तरफ, ठीक है। वो आए और इस तरफ गिर गए। लेकिन स्टूडेंट जो आपके मैग्नेटिक है वो यहाँ आए और यहाँ तक रोलर बेल्ट के साथ चलते गए, और यहाँ से यहाँ गिर गए। रीजन, क्योंकि वो आगे तक नहीं जा सकते, वहां तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं। यहाँ तक आए, यहाँ पर गिर गए। तो देख रहे हैं बहुत इजीली 2 अलग जगह सेपरेट हो गई। यहाँ पे हम इसको इधर कंटेन कर लेंगे, हम इसको इधर कंटेन कर लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे में स्टूडेंट होगा ये कि एक जगह तो आ जाएगी आपकी नॉन मैग्नेटिक, क्या आ जाएगी स्टूडेंट यहाँ पे, नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ जाएंगे आपके मैग्नेटिक पार्टिकल्स। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में जरूर आया होगा कि होता यह है कि जो भी हमारा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक इंप्योरिटी वाला जो और हमारे पास है, हमने उसको यहाँ पे डाल दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा है, यहाँ से एक रोलर बेल्ट के थ्रू वो यहाँ से होता हुआ गया। इसमें मैग्नेटिक रोलर है, एक नॉन मैग्नेटिक है। तो जो मैग्नेटिक रोलर है उसके कारण जो
इम्प्योरिटी हमारी जो थी, ठीक है, जो नॉन मैग्नेटिक थी, वो नॉन मैग्नेटिक यहां से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को फॉलो करते हुए जैसे इधर गिर गई, लेकिन जो मैग्नेटिक थी वो थोड़ी देर तक यहां तक इसके साथ बनी रही, उसके बाद यहां से इधर गिर गया। ऐसे में क्या हुआ कि आपका सेपरेशन करने का सेकंड मेथड हमारे पास है फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। अब फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस कैसे काम करते हैं, देखिए स्टूडेंट, कोई भी प्रोसेस अगर आप सेपरेशन का पढ़ रहे हैं, मेक श्योर सबसे पहले आपको उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए, या फिर वो मेथड किस पे बेस्ड है आपको ये जरूर पता होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है। जैसे अभी जस्ट मैंने अभी आपको पढ़ाया मैग्नेटिक सेपरेशन, तो जो मैग्नेटिक सेपरेशन था वो बेस्ड था मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में, ठीक है ना। किसी कंपाउंड में मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक टाइप की अगर प्योरिटी प्रॉपर्टीज है तो आप उनको बहुत ही इजीली उससे प्योर कर सकते थे। देखिए अब हम डिस्कस करेंगे फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है वो ये बताती है कि जो सल्फाइड ओर है वो वेटेड हो जाते हैं पाइन ऑयल के थ्रू, और अगर वो हो सकते हैं ऐसा तो हम उसको फ्रूट फ्लोटेशन से प्रोसेस से प्योर करेंगे। अब आई होप आपको जो मैंने अभी बोला एकदम से आपको समझ में नहीं आया। देखिए स्टूडेंट, यहां पे याद रखिएगा कि फ्रूट फ्लोटेशन केवल तभी चलाया जाता है जब आपके पास सल्फाइड ओर होते हैं। पहला पॉइंट आप इसे जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, सल्फाइड ओर जब होते हैं, पहली बात। दूसरा, आप ये याद रखिएगा वो सल्फाइड ओर वेटेड हो जाना चाहिए पाइन ऑयल के थ्रू। वेटेड का मतलब होता है स्टूडेंट की यानी कि गीले हो जाना, ठीक है ना। पाइन ऑयल जैसे ही उन पे पड़े सल्फाइड ओर क्या हो जाए, गीले हो जाए ऐसे में, ठीक है। जबकि जो आपको पता है जो गैंग्यू यानी कि जो इम्प्योरिटी होती है वो वेटेड होनी चाहिए वाटर के थ्रू। अगर ऐसा होता है तो हम उसे बहुत ही इजीली प्योर कर सकते हैं स्टूडेंट फ्रूट फ्लोटेशन के थ्रू, ठीक है स्टूडेंट। देखिए मैं अब आपको फिगर के साथ इसको पूरा कंप्लीटली समझा देता हूं, बस एक बार प्रिंसिपल लिख देता हूं मैं इसका। यहां पे लिख देते हैं हम द प्रिंसिपल ऑफ fruit flotation process is that sulfide ore are weighted मीन्स होता है स्टूडेंट गीला हो जाना, ठीक है। वेटेड बाय पाइन ऑयल। पाइन ऑयल मीन्स स्टूडेंट चीड़ का तेल है ना, पाइन ऑयल। एंड गैंग्यू यानी कि वो इम्प्योरिटी वाला पार्ट, ठीक है। गैंग्यू पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, चलिए अब हम देखेंगे कैसे ये प्रोसेस काम करता है, कि काफी इंपॉर्टेंट है फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। तो होता है स्टूडेंट इसमें ये कुछ ऐसा है कि ये सबसे पहले हम एक टैंक लेते हैं इसमें, ठीक है स्टूडेंट। ये हम गया सबसे पहले एक टैंक, और इस टैंक पे हमने यहाँ पे से नोजल बना दी है, टैप पॉइंट बना दिया है, जहां से हमारी गैंग वाला पार्ट, इम्प्योरिटी वाला पार्ट सेपरेट होगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे। यहां से हम क्या रिलीज करेंगे, गैंग्यू यानी कि इम्प्योरिटी वाला अनडिजायरेबल सब्सटेंस जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। ये रहा। अब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले आप स्टूडेंट याद रखिएगा, यहाँ पे आपको 3-4 चीजें एक साथ मिक्स करके डालनी है। उसमें आ जाता है आपका ओर प्लस वाटर विद ऑयल, विद सुटेबल ऑयल यानी कि पाइन ऑयल के थ्रू, ठीक है, विद ऑयल। और प्लस वाटर विद ऑयल, उसका मिक्सचर आपने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। जिसको आपने प्योर करना था उस ओर को भी आपने यहाँ पे डाल दिया है, और आपने डाल दिया है यहाँ पे वाटर और ऑयल को भी, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इस तरह का पार्ट होता है इसका, जिसपे से यहाँ पे से देखिए बहुत हाई अमाउंट में एयर को कंप्रेस्ड किया जाता है। एयर को क्या किया जाता है स्टूडेंट, कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और एयर को कंप्रेस किया जाता है और ये रोटेट भी होता है साथ साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब आप ध्यान से समझिएगा कि फ्रूट फ्लोटेशन काम कैसे कर रहा है। देखिए स्टूडेंट, आपने क्योंकि आप चैप्टर अभी 5th पढ़ के आए हैं, आपने कोएगुलेशन जरूर पढ़ा होगा। कुछ लगभग वैसा ही प्रोसेस भी यहाँ पे चल रहा होता है। होता ही है स्टूडेंट कि जब यहाँ से आप एयर कंप्रेस करते हैं तो एयर इनसे रोलर से बाहर आती है, इस पॉइंट देख रहे हैं आप, इन होल से बाहर आती है, जिसके कारण क्या होता है कि उनमें एक मूवमेंट आता है। और में क्या आता है, एक मूवमेंट आ जाता है, ठीक है ना। मूवमेंट आने के कारण वो क्या होता है, जो
गैंग्यू पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी इसलिए वेटेड बाय वाटर, जो गैंग्यू होते हैं वो वाटर के साथ वेटेड हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आप समझिएगा कि जब गैंग्यू पार्टिकल्स वाटर के साथ वेटेड होंगे तो क्या वो वाटर से लाइट होंगे या वाटर से हैवी होंगे? यस, वो वाटर से हैवी होंगे। सही। देखिए मैं आपको समझाता हूं। देखिए आप ये समझिएगा कि आप अपना वेट मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आपका वेट है सपोज 50 केजी, ठीक है, 50 केजी आपका वेट है। अब आप नीचे उतरे और आपने अपने छोटे भाई को उस पर रखा, आपके छोटे भाई का वेट है 20 केजी, ठीक है। तो याद रखिए कि आप जो हैं वो हैं गैंग्यू, ठीक है, और आपका भाई है वाटर। थोड़ी देर के लिए सपोज एग्जाम्पल के, अब आपने उसको उठाया और आप फिर से मशीन पे चढ़ गए, तो 50 + 20 यानी कि आपके पास 70 केजी आएगा कि नहीं? तो जब आप कंबाइन कर रहे हैं दो चीजों को तो ऐसे में डेंसिटी इंक्रीज होगी। जब डेंसिटी इंक्रीज होगी तो ऐसे में ये होगा स्टूडेंट कि वो नॉर्मल वेट से ज्यादा आएगा, यानी 50 से ज्यादा आएगा, यानी 70 आ रहा है वो। तो सेम आप यहां पे भी समझिएगा स्टूडेंट कि जब वाटर के थ्रू गैंग्यू पार्टिकल वेटेड हो जाएंगे तो वो वाटर से हैवी हो गए, जिस कारण वो बॉटम में आना शुरू हो जाएंगे। तो ये यहां पे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, यहां बॉटम में इम्प्योर गैंग्यू पार्टिकल्स, ठीक है, जिसके बाद वो बाहर टैप के थ्रू बाहर निकाल ली जाएंगे, ठीक है, यहां बॉटम में इकट्ठे होना शुरू हो गए हो, ठीक है। लेकिन जो आपके सल्फाइड ओर है, ठीक है स्टूडेंट, कैसा ओर है? सल्फाइड ओर है, वो किसके थ्रू वेटेड हो रहा है? वो पाइन ऑयल के थ्रू वेटेड हो रहा है। तो यानी कि जो हमारे जो कौन से सल्फाइड ओर होते हैं, और सल्फाइड ओर जो है वो पाइन ऑयल के साथ, यानी जो पाइन ऑयल होगा वो सल्फाइड ओर के ऊपर एक अपनी लेयर बना देगा, और वो वाटर से लाइट होती है। ऑयल जो होता है वाटर से लाइट होता है, जिस कारण वो क्या होगा, ऊपर यहाँ पे फ्रोथ बनाने लग जाएगा। फ्रोथ मतलब झाग होता है स्टूडेंट वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे वो फ्रोथ की फॉर्म में ऐसे यहाँ पे ऊपर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरह से। ये प्रोसेस आपको तब तक चलानी है जब तक कि यहाँ पे बीच में कोई भी पार्ट ना रह जाए, ठीक है ना, ना ही आपको लिक्विड वाला कोई पार्ट दिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे या तो आपको गैंग्यू दिखाई देना चाहिए और यहाँ पे आपका फ्रोथ होना चाहिए, ठीक है, बना हुआ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका फ्रोथ, ठीक है। क्या कंटेनिंग करता होगा? फ्रोथ कंटेनिंग मेटल सल्फाइड, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको जरूर समझ में आया होगा। ये जो प्रोसेस था ये भी हमने डिस्कस किया है, जिसका नाम है फ्रोथ फ्लोटेशंस। काफी इंपॉर्टेंट ये मेथड है, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू सो मच इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब